Hello friends, today I will talk about राहुल सोलंकी। इनका सोलो एग्जीबिशन चल रहा है त्रिवेणी कला संगम में, छोटी गैलरी जो है त्रिवेणी आर्ट गैलरी में, और इसके बारे में शुरू करते हैं जर्नी को। आई एम एट त्रिवेणी कला संगम, वहीं वापस फिर से, एंड दिस ऑन संडे 14 अगस्त 2022। और आज देखेंगे एग्जीबिशन राहुल सोलंकी का। इट्स बेसिकली पेपर कोलाज, oneness, and we'll be visiting Triveni art gallery, the smaller one. So this is the space. This is the inside view of Triveni art gallery. This is a smaller gallery. You have one more gallery over there. It's Sridharani Art Gallery, which is much bigger. और ये है राहुल सोलंकी। Unfortunately, the day when I visited this place for documentation, he was not there. लेकिन आप इनकी बातें सुन पाएंगे, इनकी इंटरव्यू आप देख पाएंगे, बट डोंट ट्राई टू स्किप इट। आप पूरा आराम से देखिए, साथ रहिए आर्ट कीपर के साथ। सपोर्ट आर्ट कीपर, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड दीज आर द वर्क्स डन यूजिंग पेपर्स, वेरियस काइंड ऑफ पेपर्स, नेपाली पेपर, टिश्यू पेपर, राइस पेपर, और इसको इस तरह से यूज़ किया गया जैसे लग रहा है कि कोई ब्रश स्ट्रोक हो। कैनवस के ऊपर पेस्ट है, पेपर बोर्ड्स के ऊपर पेस्ट है, और इनका अपना एक यूनिक स्टाइल है। और एक जो फॉर्म के साथ खेलने का जो इनका जो एक्सपेरिमेंटेशन का जो है, आप ये देखिए, यू नो, ही हैज़ क्रिएटेड ह्यूमन फिगर्स using the paper collage. The paper collage is used as a kind of a color, you know, like a brush stroke. So the playfulness of the forms is so unique. बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने पेपर कोलाज को यूज़ किया है, और आगे भी आप देखते रहें।
Please support Artkeeper, subscribe and share with your friends. Finally, I'll be talking to the artist Rahul Solanki, who is doing this solo show Oneness. तो राहुल से बात करते हैं. राहुल, yes. हेलो. Yeah, hello from Artkeeper and आप व्यूअर्स को ये बताइए कि Oneness आज जो बना है, it's not a short journey. It has a long history, basically long journey till now. तो शुरुआत कैसे हुई और यहाँ तक कैसे पहुँचे, इस दौरान क्या हुआ और किस तरह से आपने अपने आप को खोजा है, अपने आप को पाया है, रीडिस्कवर किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, उन सारी चीज़ों को थोड़ा बताइए. मैंने 2003 में अपना कॉलेज फिनिश किया. कहाँ से? इंदौर कॉलेज ऑफ आर्ट से. ओके. और उसके बाद से ही मैं पेपर कोलाज कर रहा हूँ. ओके. तो पेपर कोलाज में ठीक है. कॉलेज में भी आप पेपर कोलाज ही करते थे? कॉलेज में मैं ऑयल में काम करता था. ओके. कोशिश मेरी तब भी ये होती थी कि मैं ट्रांसपेरेंसी बेस बनाऊं अपने काम का. राइट. और हमेशा अपने काम में ट्रांसपेरेंसी एक मेन एलिमेंट रहे. ओके. तो ऑयल में मैं कहीं ना कहीं उस मीडियम के साथ वो लेकिंग होती थी मेरी कि मैं नहीं कर पाता था उसमें. जैसे ही मैंने पेपर कोलाज को अपना मीडियम बनाया जी, तो मैं तब से काम कर रहा हूँ. तब भी जब शुरू किया था तब ऐसा लगता था कि यार देखते हैं जहाँ तक पॉसिबिलिटी है वहाँ तक इस मीडियम को एक्सप्लोर करूँगा. फिर बाकी सारे मीडियम में मैं काम करता ही था, तो मैं बाकी मीडियम में काम करूँगा. बट जब मैंने पेपर कोलाज को एक्सप्लोर करना शुरू किया, राइट, तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ मेरी ख़त्म ही नहीं हो रही है. अभी भी नहीं हो रही. कंटिन्यूस काम कर ही रहा हूँ. अभी भी नहीं हो अभी भी नहीं हो रही है. मतलब मुझे अभी भी इस शो के बाद भी और कई सारे दिमाग में चीज़ें हैं, राइट, जो मुझे करना है. ओके. जो एक्सप्लोरेशन है बचा है अभी. बिल्कुल. और लगभग 20 साल हो गए मुझे इस मीडियम को एक्सप्लोर करते हुए. ओके. तो वही मेरी जर्नी. और वननेस जो टाइटल आया है, वननेस मेरी पूरी प्रोसेस का एक हिस्सा है. वननेस ऑफ अ थॉट, एक समागम, वननेस ऑफ अ मीडियम, वननेस ऑफ अ प्रोसेस. इसमें पेपर कोलाज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इसका थॉट प्रोसेस और उसको काम करने की जो प्रोसेस है वो. ओके. तो वननेस ऑफ अ थॉट, वननेस ऑफ अ प्रोसेस, वननेस ऑफ अ मीडियम. पेपर्स, पर्टिकुलर कोई पेपर आप यूज़ करते हैं, पर्टिकुलर टेक्निक आप अप्लाई करते हैं, व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड दैट? मोस्टली मुझे ट्रांसपेरेंट पेपर यूज़ करना पसंद है. कोई भी पेपर, जो भी, कोई भी पतला पेपर. नेपाली पेपर हो, कोई नेपाली हो, भूटानी हो, या नेपाली लोकता पेपर होता है वो, टिश्यू पेपर्स हो. राइट. टिश्यू पेपर को मैं प्रेफरेंस इसलिए देता हूँ कि उसमें मुझे बहुत सारे कलर्स आजकल इंडिया में अवेलेबल और मिल जाते हैं. और टिश्यू पेपर फूड ग्रेड क्वालिटी का होता है, तो उसकी लास्टिंग भी होती है. Right. और जब मैं उसको प्रोसेस कर देता हूँ, लेकर वगैरह कोटिंग कर देता हूँ, तो उसकी लास्टिंग लॉन्ग लाइफ हो जाती है. लॉन्ग लाइफ हो जाती है. तो मोस्टली मैं ट्रांसपेरेंट पेपर यूज़ करता हूँ जिनके कलर की लास्टिंग. क्योंकि ट्रांसपेरेंट पेपर जब मैंने कोलाज शुरू किया था, Right. तब मैं काइट पेपर से किया था काम. राइट. और काइट पेपर की लास्टिंग 2-3 महीने 4 महीने में वो फेड होने लगा. खत्म हो जाता है. तो इसीलिए मैं टिश्यू पेपर पे आया और इसकी लास्टिंग से मैं बहुत सेटिस्फाइड है. फर्स्ट सोलो आपका कब हुआ था और क्या था वो सोलो? फर्स्ट सोलो मैंने 2010 में इंदौर में किया था. मेरा भी फर्स्ट सोलो 2010 में दिल्ली में हुआ था. तो 2010 रिफ्लेक्शन आर्ट गैलरी थी इंदौर में, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर शो दिया था. ओके. और 2010 में मैंने उस शो को कलरव टाइटल किया था. ओके. तब मैं 2 इंच बाय 2 इंच के मोस्ट, मेरा मिनिमम साइज 2 इंच बाय 2 इंच होता था. और मैं बहुत सारे 2 इंच बाय 2 इंच के काम करके उनको अरेंज करके कैनवास पे अरेंज करता था. ओके. तो इसलिए मैंने उसको कलरव टाइटल. पेपर कोलाज को कैनवस पे, पेपर कोलाज को शीट पे करता था 2 इंच बाय 2 इंच की. राइट. और फिर उन 2 इंच बाय 2 इंच के करीब 300-200 कैनवस पे, ऐसा कैनवास पे या बोर्ड पे अरेंज करके और एक काम आ रहे. ओके. तो उसको कलरव टाइटल देने का कारण ये होता कि मैं कौतूहल, एक कलरव फील करता था अपने कामों के बीच जाके. जैसे मैं कहीं बहुत सारी चिड़ियाओं के बीच बैठ गया हूँ और उनकी चहचहाट और कलरव उनका मैं फील करता था. तो उस शो को मैंने कलरव टाइटल दिया. ओके. किस तरह के थीम, किस तरह के थॉट प्रोसेस को आप अपने काम में लेते हैं? मैं क्वेश्चन को थोड़ा एक्सटेंड करूँगा. हाँ. बहुत सारी चीज़ें इस दौरान चल रही हैं, सोशियो पॉलिटिकल. किसानों के बीच चली, बहुत सारी चीज़ें चली. मैं हर चीज़ के बारे में बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन आप भी जानते हैं, आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, आपके जहन में भी आता होगा ये चीज़ें. तो क्या ये चीज़ें भी आपके आर्ट में किसी तरह से प्रभावित करती हैं, किसी तरह से इम्पैक्ट लाती हैं? एक
मतलब अभी यदि सबकी बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी अपने आसपास की चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दे पा रहा हूँ, या जो मेरा इंसिडेंट रहे हैं, जो चीज़ें जैसे मैं यहाँ पे जो मैंने काम किए हैं वो बीहाइव पे काम किया है। राइट। तो बीहाइव सीरीज मेरा निकलने का कारण ये था कि 2010 में मैंने एक इंस्टॉलेशन किया है, राइट। जो बीहाइव सीरीज पे ही था, वो हयात होटल चेन्नई में डिस्प्ले। ओके। तो उस वक्त बिहाइव को इतना स्टडी करना, तो वो दिमाग में बिहाइव का होना, तो वो जब तक कैनवास पे नहीं निकलता तब तक मैं उस काम आपके जहन में रहता है। तो बस वो सीरीज है मेरी यहाँ पे, क्लाइडोस्कोप सीरीज है। ये क्लाइडोस्कोप जो एक खिलौना होता था बचपन में, ये वाला जो है, ये वाला वो हम लोग घुमा घुमा के देखते थे। तो वो मैं हमेशा फैसिनेट बहुत होता था उससे, ये अलग हर बार यूनिक फॉर्म कैसे बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन यूनिक फॉर्म को जब मैंने इस काम को किया तो मुझे सबसे पहला थॉट क्लाइडोस्कोप आया। इस काम को किया तो मैंने that means you relieve and मतलब आप उसको जीते हैं, मेमोरीज को जीते हैं। हाँ, आप मेमोरीज के साथ काम करते हैं, यू रिलीव एंड रिक्रिएट एंड क्रिएट योर मेमोरीज। हाँ, मतलब रेमिनिसेंस में इसको Right. करना ज़्यादा बेटर। बिल्कुल। तो अब जैसे ये मेरा पोर्ट्रेट वाली जो सीरीज है, ये वाली है या वो वाली, And these portraits are not exactly portraits. दिस इज एब्स्ट्रैक्ट काइंड ऑफ फिगर्स। Exactly. तो इसका मैं टाइटल करता हूँ मिसिंग मेमोरीज। जैसे हम रूटीन लाइफ में बहुत सारे लोगों को सेम टाइम पे क्रॉस करते हैं, देखते हैं, राइट। बट हर एक को हम आइडेंटिकली नहीं जानते, और जब हम किसी और समय में किसी और जगह पर उनको देखते हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि इसको कहाँ देखा है। कभी कभी मुझे ये देख के लगा कि आप उनकी परछाई को पकड़। हाँ, कहाँ देखा है, हम उनको जानते हैं, बट हम रिकॉग्नाइज नहीं करते क्योंकि आइडेंटिकली हम उनको नहीं जानते। राइट। तो दैट्स वाई ये पोर्ट्रेट वही है, ये बहुत अनकॉन्शियस में जो हमारे इमेजेस हैं, वो इमेजेस हैं जो एब्स्ट्रैक्ट भी है क्योंकि आइडेंटिटी नहीं है इनकी हमारे सामने, और आपको फील होगा देखेंगे तो कि कोई फैमिली है, कोई फिगर है, कोई लड़की है, कहीं फिगर हम ढूंढ पा रहे हैं, कहीं कुछ और का आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। हाँ, आपको ढूंढना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और ये इस शो को मैंने टाइटल, हर काम के आगे टाइटल नहीं लगाने का सबसे बड़ा कारण ही है कि मैं चाहता हूँ कि व्यूअर अपने एस्पेक्ट से, अपने पर्सपेक्टिव से पहले आर्ट को देखे, समझे, फिर यदि वो मुझसे पूछता है तो मैं उनको एलोबरेट करूँ। हाँ, ये ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, एक चीज़ और, क्या इस प्रोसेस के दौरान आप ड्राइंग को भी अपने साथ रखते हैं? डू यू प्रैक्टिस ड्राइंग एंड डू यू गिव इम्पोर्टेंस टू ड्राइंग ऑल्सो लाइक ऑन पेपर? बिल्कुल, मैं ड्राइंग, मेरा रूटीन है, जो मैं रूटीन में ड्राइंग करता ही हूँ, स्टूडियो पे करता हूँ या कहीं आउटिंग पे जाते हैं तो वहाँ करता हूँ। तो ड्राइंग तो ऐसी चीज़ है कि जो हमारे मतलब एक आर्टिस्ट यदि है तो उसके नेचर में है कि वो पेंसिल और एक पेड उसके हाथ में और वो कुछ कुछ कर रहा है। बिल्कुल। तो जी, मेरे ड्राइंग मेरे नेचर में है, और इस काम को करने का सबसे बड़ा रीज़न मेरा ड्राइंग को एक्सप्लोर करना था विद पेपर। ओके, दिस वन पर्टिकुलर। हाँ, क्योंकि मैं जैसे कलर ब्रश में डुबाऊँ और कुछ पैचेस लगाना शुरू करूँ और वो कर दूँ, वही फीलिंग मैं चाहता था कि मैं पेपर में उस चीज़ को एंजॉय करूँ। ओके। तो ये काम मेरा निकला था, और ये काम मैंने दिल्ली आने के बाद किया है, जब मैं शो की तैयारी कर रहा था। अच्छा, यहाँ ये आने के काम बाद? मैंने होटल में किया है। अच्छा जी, होटल में आने के बाद हुआ। हाँ। ये फ्रेम हुआ यहीं पे। हाँ, ओके, दिस इज सरप्राइजिंग, दिस इज सरप्राइजिंग। तो एक चीज़ और, अभी सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये पूछना है कि आपको कभी लगा कि फॉर्मल ट्रेनिंग, आर्ट की फॉर्मल ट्रेनिंग है तो इट्स इम्पॉर्टेंट और ये आपको कहीं गाइड करने के लिए हेल्प करता है? और फॉर्मल ट्रेनिंग की आर्ट में क्या आप इसकी इम्पोर्टेंस देते हैं या नहीं? मतलब एनीबॉडी हु हैज़ सम काइंड ऑफ टैलेंट और सेल्फ टॉट भी है तो वो भी आर्ट की तरफ जा सकता है, तो आपका क्या सोच है? हाँ, फॉर्मल ट्रेनिंग मुझे ऐसा लगता है कि वो पीपल टू पीपल वेरी कर सकती है बात, क्योंकि आर्ट का कोई भी मीडियम हो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है रियाज। यदि आप रियाज कर रहे हैं, यदि आप काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस, आप रूटीन में उसको जी रहे हैं, राइट, तो वो अपनी जगह खुद बनाएगा। बिल्कुल। और यदि आप मतलब उसके लिए आप डिवोटी हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको फॉर्मल ट्रेनिंग की सच कोई इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है कि कोई इंस्टीट्यूट का नाम आपके पीछे हो और तभी आप आर्टिस्ट बन सकते हैं। मैंने कई सारे सेल्फ आर्ट आर्टिस्ट को जानता हूँ जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल, और फॉर्मल ट्रेनिंग लिए हुए आर्टिस्टों से ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? एनी काइंड ऑफ चेंज इन द मीडियम और एनी काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस, चेंज इन द थॉट प्रोसेस?
What is the next step for you? इस शो को करने के पीछे भी जब मैंने 2017 में यहाँ बुकिंग डाली थी और त्रिवेणी आर्ट गैलरी 2020 में मुझे गैलरी मिली थी, बट पेंडेमिक के कारण 2 साल हम एक्सटेंड कर गए। बिल्कुल। बट इस शो के लिए भी मेरा कॉन्सेप्ट पहले यही था कि मैं कुछ बड़े बड़े काम करूँगा, मतलब शायद 6 फीट बाय 6 फीट या 7 फीट बाय 7 फीट, मतलब मैं 4 या 5 कैनवास के साथ सिर्फ इस शो को करना चाहता था। ओके। तो वो मैं इस टाइम में प्लान नहीं कर पाया, क्योंकि जब मैं इस शो को 2, 2.5, 3 महीने पहले मुझे कंफर्म हुआ कि यहाँ पे मुझे एग्जीबिशन करना है, तो मेरे मेंटल सेटअप में वो जो 2 साल में मैंने काम किए थे, वो मुझे ऐसा लगने लगा कि यार ये मुझे नहीं दिखाना है, मुझे कुछ नया चाहिए। तो विद इन 6 मंथ जो मेरा काम रेडी था, वो मैंने यहाँ डिस्प्ले किया। तो नेक्स्ट टारगेट मेरा यही रहेगा कि मैं फिर से यहाँ आऊँ, या तो इस गैलरी में या किसी और गैलरी में, जब भी अपना सोलो प्लान करूँ तो कुछ बड़े काम के साथ वहाँ पर डिस्प्ले हो। सेम इसी मटेरियल से इसी थॉट प्रोसेस तो मेरा लगभग यही है, और इसी मीडियम के साथ, क्योंकि अभी मेरा इस मीडियम में एक्सप्लोरेशन बहुत बचा है, बहुत कुछ है अभी करने, बहुत बचा है। थैंक यू सो मच राहुल, आर्टकीपर से बात करने के लिए, वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thanks for watching this video. Stay with Artkeeper, subscribe and share with your loved ones. Please support Artkeeper. Thank you so much.